चलो ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बहुत गहराई में जाके आपको समझा रहा हूं प्यारे। ये जैसे आप देखिए, आपने पढ़ा था कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, एयर से ग्लास, तो थोड़ी रिफ्लेक्ट भी होती है और थोड़ी रिफ्रैक्ट भी होती है। हालांकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रिफ्लेक्ट ज्यादा होती है, रिफ्लेक्ट कम होती है, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन हम यहाँ पार्शियल रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। टोटल रिफ्लेक्शन कब होता है, उसकी कंडीशन है कुछ, जैसे अगर कोई भी लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही हो, या कह लो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हो, उल्टा, जैसे नीचे ग्लास है और ऊपर एयर है, ठीक है। अब जैसे लाइट रे बताओ, अगर एक लाइट रे ये ले लूं, ये इस तरीके से सीधे यहां जा रही है, बताओ इस पे पढ़ने के बाद कहां जाएगी, ग्लास से एयर में, सीधे बिना डेविएशन के सीधे चली जाएगी, ठीक है भैया, बिल्कुल सही। और ये वाली बताओ, ये लाइट रे जो है ये कहां जाएगी, लो जाना इसे सीधे था, ये लो अवे फ्रॉम नॉर्मल बना दी, बिल्कुल सही बताया आपने। जिसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अच्छा, एक लाइट रे ऐसे है तो जरा बताना ये कहां जाएगी, है ऑब्वियसली अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल और इस अवे फ्रॉम नॉर्मल में क्या फर्क होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा एंगल से ये देखिए, ये जितना यहाँ पे आई बढ़ गया तो आर भी बढ़ जाएगा, ये हमने स्नेल्स लॉ में पढ़ा है, और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगी। अभी एक तीसरी लाइट रे ये ले ली प्यारे, ये आप देखिए, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका ज्यादा हुआ था, थोड़ा बढ़ा दिया। इस लाइट रे का अगर देखा जाए तो इसका इससे भी ज्यादा है और ज्यादा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। यानी ये थोड़ा इधर आई थी और थोड़ा इधर आई और थोड़ा इधर, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सरफेस के पैरेलल ही चली जाएगी, सरफेस के बिल्कुल पैरेलल ही चली जाएगी ये लाइट रे। एक ऐसा टाइम भी तो आएगा जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ बढ़ के कितना ही हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बस वही एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री एंड द रे गोज पैरेलल टू द सरफेस, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं इसे, क्रिटिकल एंगल। बात समझ पा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अगर लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है लगभग 42 डिग्री, अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं, पॉइंट्स में होती है 41 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 42 डिग्री। इसका मतलब लाइट अगर ग्लास से एयर में जा रही है 42 डिग्री पे डालें तो ना ऊपर जाएगी ना नीचे, सरफेस के पैरेलल चली जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें वाटर टू एयर की, वाटर से एयर में जा रही है तो फिर इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है लगभग 48.5 डिग्री, 48.5 डिग्री पे सरफेस के पैरेलल जाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। इसे कभी कभी सी से भी डिनोट करते हैं और कभी कभी आई सी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अभी एक लाइट रे और ले ली, एक लाइट रे, हाँ जी बिल्कुल, आइए अरे ना, एक लाइट रे और ले ली, ये वाली ले ली लाइट रे, लो इसका तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो जरा, इस ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये तो इससे भी बड़ा है, तो और बड़ा हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया। तो आप ये देख रहे थे कि लाइट रे का जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा था, रे नीचे 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 और बिल्कुल पैरेलल ही आ गई। अब इससे और ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो क्या ही हो सकता है, और ज्यादा बेंट होके रिफ्लेक्ट ही होएगी, और क्या होएगा, ये रिफ्लेक्ट ही हो जाएगी और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। यही फिनोमिना को हम कहते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई भी रे रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जा रही है सेम मीडियम में, इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर देखिए, जैसे मैंने बताया ग्लास से एयर में जा रही है तो थोड़ी रिफ्लेक्ट भी हुई होगी, थोड़ी रिफ्रैक्ट हुई होगी, यहां पर भी थोड़ी रिफ्लेक्ट हुई होगी, थोड़ी रिफ्रैक्ट हुई होगी। लेकिन ये वाला ऐसा कंडीशन है जहां पे बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रही है, सारी की सारी नीचे ही जा रही है, इसलिए इस रिफ्लेक्शन को टोटल इंटरनल, क्योंकि उसी मीडियम में वापस आई है, कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि ना समझ पा रहे हो। अच्छा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन बताओ जरा क्या होगी,
पहली कंडीशन ये, इसी केस में इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है और किसी में तो नहीं हुआ। क्या कंडीशन है? पहली तो डेंसर से रेयरर जानी चाहिए, बिल्कुल सही। रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। क्यों भैया, रेयरर से डेंसर जाने में परेशानी है का? अरे भैया अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये लाइट रे का TIR नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जाने पर ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होती है, जाना इसे ऐसे था टुवर्ड द नॉर्मल, और जो चीज टुवर्ड द नॉर्मल बेंट हो रही है वो फिर रिफ्लेक्ट कैसे होगी? रिफ्लेक्ट होने के लिए तो ऐसे 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 आना है ना, ऐसे, तो फिर इसमें नहीं हो सकता, डेंसर टू रेयर जानी चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब लाइट रे का अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस मीडियम के लिए 42 है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से ज्यादा होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हुआ क्रिटिकल एंगल से तो रिफ्रैक्शन होगा नॉर्मल जैसा होता है, रिफ्लेक्शन होने के लिए ये बड़ा होना चाहिए। कि मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत गर्मियों के दिनों में जब आप सड़क पे जाते हो, लंबी सड़क पे हाईवे पे देखते हो तो बहुत दूर आपको क्या दिखाई देता है? पानी, जमीन पे पानी, पेट्रोल डीजल पड़ा हुआ, तेल पड़ा हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है नीचे कुछ पड़ा है, फिसलन वाली चीज। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। क्या आप आगे जाते हो तो वो गायब हो जाता है? ऐसा देखा है या नहीं देखा है? कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं देखा है वो गर्मी में लंबी सड़क पे जाएं तो ऐसे हाईवे पे दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा पानी की बूंद है, कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, ऐसे टेबल पे रख दो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन सुबह सुबह अगर किसी पेड़ के पत्ते पे पड़ी है तो वो एक चमकदार हीरे के मोती की तरह चमकने लगती है जब सन की रेज उस पर पड़ती हैं। कभी देखा है? फोटोग्राफी में ऐसे दिखाते हैं कि चमक रही है ना? क्यों होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। और इसी फिनोमिना पे बेस्ड कुछ प्रिज्म बनाए जाते हैं जिन्हें हम टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं, जो हम इसी सेक्शन में आगे पढ़ेंगे, विच आर यूज्ड इन वो पेरिस्कोप्स। पेरिस्कोप सुना है? क्या होता है पेरिस्कोप? नहीं सुना कभी पेरिस्कोप? सबमरीन? चलो फिलहाल बताएंगे हम। ऐसे ही एक फिनोमिना कभी सुना है? मिराज, लूमिंग, है ना, ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, एक एक करके मैं बताऊंगा। अभी आप ये करिए कि आप डेफिनेशन लिखिए द फिनोमिना इन विच अ लाइट रे, जल्दी जल्दी लिखो, फिनोमिना इन विच अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम rarer to denser medium, traveling from rarer to denser medium, नहीं, traveling from denser to rarer medium, having angle of incidence greater than the critical angle, having angle of incidence greater than the critical angle, for that pair of media, having angle of incidence greater than critical angle for that pair of media, comma, does not refract but reflect in the same medium, is called TIR, ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल एंगल क्या चीज होती है? लिखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, जल्दी जल्दी लिखो, बहुत जल्दी से गाड़ी चलाओ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज
The angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called क्या? critical angle is called critical angle. फिर एग्जाम्पल में लिखो फॉर ग्लास एयर मीडिया C is equal to 42 degree. For water air media 48.5 degree. 49 भी ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं. और फॉर डायमंड एयर इट इज 24 डिग्री. 24 होती है 24 डिग्री, ठीक है. ओके, फिर लिखो कंडीशंस ऑफ TIR. कंडीशंस ऑफ TIR. कंडीशंस ऑफ TIR लिखिए. फर्स्ट और सेकंड, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अपने आप लिखिएगा. और सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया. चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ TIR. एप्लीकेशंस ऑफ TIR. एप्लीकेशंस ऑफ TIR. एप्लीकेशंस ऑफ TIR. बना लिया था क्या? अरे मैंने हटा दिया. बना लो, चलो आखिरी वाला बना लो. एप्लीकेशंस ऑफ TIR. देखो भैया, एप्लीकेशंस ऑफ TIR में पहला लिखो टू डेविएट द नहीं, एप्लीकेशंस ऑफ TIR में लिखो पहला इन टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स. इन टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स. और इसका सब पार्ट लिखो to deviate the light through 90 degree. To deviate the light through 90 degree. To deviate the light through 90 degree. ठीक है, to deviate the light through 90 degree. कहने का क्या मतलब है, जैसे प्रिज्म होता है, आपने देख रखा है प्रिज्म इस तरीके से ऐसे होते हैं, है ना. मैं बात कर रहा हूँ राइट एंगल्ड प्रिज्म की, ठीक है, जो एक तरफ से 90 डिग्री होता है. हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना के बेसिस पे किसी लाइट को 90 डिग्री से बेंड करा सकते हैं. जैसे अगर 90 डिग्री से बेंड करानी है इस लाइट को, तो हम एक सिंपल प्लेन मिरर यूज कर सकते हैं. अगर प्लेन मिरर इस तरीके से रख दें कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 45 डिग्री हो जाए, तो जितना आई है उतना R बना के ऐसे चली जाएगी. तो देखिए लाइट कितने डिग्री से बेंड हो गई, 90 डिग्री से बेंड हो गई. मिरर से तो कर ही सकते हैं, लेकिन प्रिज्म से भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, ये देखो, ये टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 आइसोसेलेस प्रिज्म है, उससे कर सकते हैं हम आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म. ये लाइट रे इस पे पड़ेगी, बताओ, ये लाइट रे इस पे पड़ेगी, इस पे पड़ने के बाद कहां जाएगी? टुवर्ड द नॉर्मल. परपेंडिकुलर पड़ रही है तो कौन सी टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी? सीधी जाएगी. मानते हो? ठीक है. यहां पे पड़ेगी, कहां जाएगी? तो चलो नॉर्मल बना लेते हैं. कहां जाएगी? ग्लास से एयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना चाहिए. लेकिन अब आपने एक टर्म पढ़ ली है TIR, तो देख लो कहीं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो नहीं है. अगर ये ग्लास का बना हुआ है, ग्लास के लिए 42 डिग्री होता है. अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहीं 42 डिग्री से ज्यादा हो गया तो बाहर नहीं जा पाएगी. क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा भैया. तो देखना पड़ेगा ये 42 से ज्यादा तो नहीं है. 42 से कम हुआ तो बाहर निकलेगी, 42 से ज्यादा हुआ तो अंदर जाएगी. तो बताओ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होएगा? ट्राइंगल में देखेंगे तो ये 45 आएगा. और ये क्योंकि पूरी 90 डिग्री होती है, 90 में से ऊपर वाला 45 है, तो नीचे वाला कितना होएगा? 45. ये मैंने आपको ऐसे करके बताया, लेकिन ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है. ये वाला जो एंगल है ये ऊपर वाले एंगल के ही बराबर होगा. अगर ये x है तो ये x ही निकलेगा, कुछ भी कर लो.
ठीक है। अच्छा, अरे ये तो 42 से ज्यादा है, तो बाहर नहीं जा पाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट अंदर ही अंदर, यहां बना दूं, सही है, रिफ्लेक्ट हो गई अंदर ही अंदर। अरे भैया जितना ये 45 है उतना ही तो 45 से जाएगी, तो इतना इधर काहे बना रहे हो, यहाँ बनाओ ऐसे बिल्कुल, तभी तो आएगा 45 45 90, ठीक है ना, तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। और जब ये यहाँ पड़ेगी तो कहाँ जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी। तो ये पाथ ऑफ लाइट रे हमने बना दिया। ऐसे ही एक इसके साथ और बनाना चाहें तो ऐसे और बना सकते हैं, फिर उसको डबल एरो से दिखा दो, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, और उसके साथ ये ऐसे चली गई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये जो ऑब्जेक्ट था, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बन जाएगी, ये ऊपर वाली रे यहाँ आ गई, नीचे वाली रे आगे चली गई, तो ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे बन जाएगी। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जो ऑब्जेक्ट ए बी था वो ए इधर चली गई, तो ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। तो यहाँ लाइट रे 90 डिग्री से बेंट हुई है। वो 90 डिग्री अगर मैं मार्क करने को कहूँ तो यहाँ मार्क कर सकते हो, वो 90 डिग्री कहाँ है, वो एंगल जिससे हम कह रहे हैं बेंट हुई है, बताओ ना। अरे 90 डिग्री मार्क करने को तो कह रहा हूं, 45 + 45, यही मैं सुनना चाहता था, ये गलत आंसर है, ठीक है। वो ये नहीं है फॉर 90 डिग्री भैया, जिस एंगल से वो बेंट हुई है ना भैया, ये सीधी ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, और ऐसे जाने की बजाय ये ऐसे बेंट हो गई। तो वो एंगल जिससे वो बेंट हुई है वो ये एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, ये ऐसे जा रही थी, ऐसे जाने पर बेंट हो गई, तो वो ये है एंगल 90 डिग्री, ना कि ये। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, फिलहाल बनाने की जरूरत नहीं है, आगे का ये बना लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि टू डेविएट अ लाइट थ्रू 90 डिग्री। ऐसे ही एक है टू डेविएट अ लाइट थ्रू 180 डिग्री, ठीक है, वो भी एक साथ समझ लो, फिर लिखने का बनाने का टाइम दूंगा आपको। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये प्रिज्म इस तरीके से है, राइट एंगल्ड प्रिज्म, ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ये ए, ये बी, ये सी, और ये 45 डिग्री के दो एंगल हैं। तो बताओ नीचे से अगर हम लाइट रे लें, नीचे से अगर लाइट रे लें तो कहाँ जाएगी, 90 के सामने वाले फेस से, 90 के सामने वाले फेस से स्ट्रेट चली जाएगी बिना डेविएशन के। ये लीजिए, यहां पड़ेगी तो यहां नॉर्मल बनानी पड़ेगी, चलो नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल में ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी नॉर्मल। अरे भैया सरफेस के नॉर्मल बनानी है, ये सरफेस है, इससे 90 डिग्री ये बनेगी, ये बनेगी, है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कितना होगा, जितना ये है 45। अरे ये तो 42 से कहाँ जाएगी, 45 से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन फिर यहाँ पड़ी, फिर यहाँ पड़ेगी, तो फिर नॉर्मल बनाओगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, 45 इस वाले के बराबर आएगा। अरे ये तो 42 से ज्यादा है, तो आगे नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, ऐसे, और फिर इसके बाद सीधे चली जाएगी। तो ये आप देखिए यहाँ पे लाइट कितने एंगल से डेविएट हुई है, कैसे, ये देखो, ये ऐसे जाना था 90 डिग्री, इधर बेंट हुई, फिर ये ऐसे जाना था 90 डिग्री, फिर बेंट हुई, तो दो बार 90 90 ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे, दो बार 90 यानी 180 डिग्री से बेंट हो गई। अगर एक लाइट रे यहाँ पे और बना दूं तो आप ऐसे बना सकते हो, दूसरी वाली जो ऐसे थी वो सीधी जाएगी ऐसे, ये वाली ऐसे, और फिर ये वाली ऐसे, इस तरीके से। तो आप ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऐसे रखा था ए बी, तो बताओ ये कैसे बन जाएगा इधर की तरफ, हाँ हाँ बन तो जाएगा, मतलब ऐसे रखूं या एरो को ऐसे रखूं, ये वाली, ये जो ए से निकल रही थी ये इधर आ गई, यानी ये ए डैश इधर और बी डैश इधर। क्या बात समझ पा रहे हो? तो ये टू डेविएट अ लाइट थ्रू 90 डिग्री, ये टू डेविएट अ लाइट थ्रू 180 डिग्री। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, जल्दी से नोट लो। चलो सेकंड, ये एप्लीकेशन इसकी हो गई टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो बेटा यही जो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है ना, यही यूज किया जाता है पेरिस्कोप्स में। पेरिस्कोप क्या होता है, जैसे कि आप ये देखिए, इस तरीके से सबमरीन होती है, ठीक है, सबमरीन पानी के नीचे चलती है, पानी के नीचे दुश्मन की ये जहाज है और हमारी ये सबमरीन है। अब ऊपर से देखना है कि कोई दुश्मन का जहाज तो नहीं है, तो कैसे देखेंगे, क्या ऊपर आएगी ये और फिर देखेगी, नहीं, अटैक हो जाएगा। तो क्या करेगी, ये यहीं पानी में नीचे रह के एक ऐसा यंत्र लगाएगी जिसमें सिर्फ नीचे से एक
ऐसे टोपी टाइप निकाल के ये सबमरीन आसानी से ऊपर देख सके बजाय खुद ऊपर जाने के, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे, ये इस तरीके से ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्रिज्म लगा देते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। ये एक प्रिज्म ये लगा दिया और एक प्रिज्म ये लगा दिया इस तरीके से। अब क्या होगा, सामने से जो लाइट आ रही है ऊपर शिप से, ये पानी है इस तरीके से, लाइट जो आ रही है ये यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ के क्या होगा इसका लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर से यहाँ पड़ेगी तो क्या होगा टोटल, जैसे इसमें 90 डिग्री से बेंट हुई, 90 डिग्री से ऐसे बेंट होगी, फिर यहाँ पड़ेगी, फिर 90 डिग्री से बेंट होगी, और यहाँ पे हमारी क्या रखी होगी, आंख रखी होगी, और जो भी ऊपर के नज़ारे हैं वो हमें यहाँ दिख जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो प्रिज्म का यूज होता है पेरिस्कोप में। बोले सर यहाँ पे प्रिज्म की जगह तो क्या भी यूज कर सकते थे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में भी तो ऐसे ही तो है, 45 डिग्री पे रखते टकरा के भेज देती नीचे। हाँ प्लेन मिरर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। काय को, दिमाग लगाओ और बताओ ये काय को, ये ज्यादा अच्छा क्यों है प्लेन मिरर से। मिरर भी तो टकरा के ऐसे कर देता है। नाम में जाओ ना, नाम क्या है बेटा, मिरर में रिफ्रैक्शन तो नहीं, लेकिन कुछ और सोचो। हाँ क्या नाम है फिनोमिना का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ जितनी भी लाइट पड़ रही है 100% लाइट टकरा के नीचे आती है, कोई भी लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती है। जबकि आप मिरर करते हैं, मिरर पे लाइट पड़ती है, सिल्वर है, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, लेकिन फिर भी 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, थोड़ी बहुत वहां पे एब्जॉर्ब भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती। इसलिए जो इमेज है ऊपर की आती हुई लाइट की बिल्कुल ब्राइट इमेज बनती है। इसलिए प्रिज्म का यूज किया जाता है प्रोफेशनल पेरिस्कोप्स में, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट बात आई, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बाद इसका यूज है आपका ऑप्टिकल फाइबर्स में। ऑप्टिकल फाइबर्स देखें क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स है भैया, ऑप्टिकल फाइबर नहीं देखे आपने, अरे देखते हैं इस तरीके से शोपीस आते हैं, शोपीस में तो सबने देखे होंगे। ये इस तरीके से एक मटका टाइप होता है मेटल का, यहाँ पे इस तरीके से एक डंडी निकली होती है सफ़ेद से कलर की, और घोड़े की बाल की तरह पूंछ के ऐसे ऐसे कुछ धागे तार निकले होते हैं, ट्रांसपेरेंट फाइबर्स निकले होते हैं, और जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, है ना, तो फिर यहाँ पे ये बूंदियाँ जलने लगती हैं। देखा है नहीं देखा ऐसा शोपीस, है ना, ये घूमता है ऐसे, देखा होगा। नाइट लैम्प भी आते हैं, छोटा सा प्लग में लगा दो डायरेक्ट, ऐसे देखा है। ये जो फाइबर्स निकले होते हैं ये क्या हैं, यही ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर में यहाँ लाइट कैसे जलने लगती है किनारे किनारे, एक्चुअली यहाँ बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब होता है, बल्ब से लाइट निकलती है और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू किनारे को निकलती है। थोड़ा सा चलो मैग्नीफाई कर दे रहा हूँ, ये तो बहुत पतले बन गए, इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये मैंने ऑप्टिकल फाइबर बना दिया, क्या देख पा रहे हो, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर, कितने ऑप्टिकल फाइबर बनाए हैं, एक बनाया है, ठीक है। ये देखिए ये कहाँ से लाइट जाएगी, ये इसकी वॉल है, ये पूरा पाइप होता है, इस तरीके गोल पाइप होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके बना दिया मैंने, ठीक है। ये पाइप होता है पूरा इस तरीके से गोल, एक पाइप के अंदर जाती है लाइट, ठीक है ना। इसमें दो लेयर्स होती हैं, एक बाहर और एक अंदर। अंदर एक मीडियम होता है, खोखला नहीं होता है, देखने में खोखला लग रहा होगा, ये खोखला नहीं, अंदर भी एक मीडियम होता है। अंदर जो मीडियम होता है इसे हम कोर कहते हैं, और बाहर जो होता है इसे हम कहते हैं क्लैडिंग। तो जो अंदर मीडियम रखा जाता है वो इस तरीके से रखा जाता है कि वो डेंसर हो, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 हो, और बाहर क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 हो, यानी ये रेयरर हो। अब क्या होगा, एक तरफ से जब लाइट भेजेंगे तो लाइट जब इस पे पड़ेगी, ये डेंसर मीडियम है, बाहर रेयरर मीडियम है, डेंसर से रेयरर, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ तो क्या होगा, ये लाइट के बाहर चली जाएगी, नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होगी। वही काम यहाँ होगा, वही काम यहाँ, इस तरीके से अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होते होते सिर्फ कहाँ से निकलेगी, सिर्फ कहाँ से निकलेगी, बाहर से निकलेगी, जहां भी इसकी ओपनिंग है। तो एक तरफ से भेजोगे
अंदर बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होगी, सिर्फ जहां से एंड है इसका वहां से निकलेगी, तो अंदर से लाइट भेजते हैं, यहां से अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते 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 बाहर से निकलती है, तो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। ये ऑप्टिकल फाइबर हैं जो शोपीस में तो यूज होते ही होते हैं, ये यूज होते हैं ऑल्सो फॉर टू पर्पजेस, कम्युनिकेशन एंड एंडोस्कोपी। आजकल आपने देखा है इंटरनेट आ रहा है, कौन सा इंटरनेट आ रहा है? लेटेस्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या है? हाँ, फाइबर नेट है ना, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, आ रहा है नहीं आ रहा है? डेन फाइबर, फाइबर नाम जुड़ा हुआ है। फाइबर में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, टोटल रिफ्लेक्शन होता है, तो जितनी भी यहाँ पे लाइट भेजते हो उतनी आपको पूरी की पूरी मिलती है विदाउट एनी लॉस ऑफ सिग्नल्स। तो क्या किया जाता है, टेली कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। एक शहर से दूसरे शहर अगर सिग्नल्स भेजने हैं तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजे जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, जैसे हम फोन से बात कर रहे हैं, फोन के जो सिग्नल्स हैं उनको कन्वर्ट किया लाइट सिग्नल्स, फोन के सिग्नल टार तक गए, जो भी टार कैच कर रहा है उसको, टार ने उन सिग्नल्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, उन सिग्नल्स को कन्वर्ट किया लाइट सिग्नल्स में, और एक शहर से दूसरे शहर जो ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है उस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ से सिग्नल भेजे, दूसरी तरफ वापस लाइट के सिग्नल जो हैं रेडियो वेव्स में कन्वर्ट हुए, मोबाइल पे वापस साउंड वेव में हमें सुनाई दे गए। तो टेली कम्युनिकेशन में ये यूज है। इसका फायदा क्या है टेली कम्युनिकेशन में यूज करने का? क्या फायदा है? तारों के थ्रू भेज देना, जो पहले तार टेलीफोन के लैंडलाइन के तार आते थे, तार आ रहा है टेलीफोन में लगाया, ये एफिशिएंट है, इसमें लॉस नहीं है सिग्नल्स का, 100% एनर्जी ट्रांसमिट होगी और फास्ट होगी, स्पीड ऑफ लाइट से जाएगी, तो बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स टेली कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, ऐसे ही इंटरनेट के सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम में आते हैं। बहुत फास्ट होती है, इसलिए फाइबर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होती है, लाइट की फॉर्म में सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो स्पीड आपकी कम्युनिकेशन की बढ़ जाती है, डाउनलोडिंग अपलोडिंग जल्दी जल्दी होने लगती है, ठीक है ना। और यही ऑप्टिकल फाइबर्स यूज किए जाते हैं इन टेली कम्युनिकेशन के बाद एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी पता है क्या होती है? एंडोस्कोपी बताओ गमेश, क्या होती है? दिव्यांशी आप बताइए। हाँ, किस चीज का ऑपरेशन? अभी बोले क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोपी में? जैसे आपके मान लें स्टमक में, हार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है ना, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, अंदर झांकना है कि भैया अंदर कहाँ पे स्टोन्स हैं, यहाँ है, या ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, हार्ट में हो रही है, कहाँ हो रही है, तो कैसे पता चलेगा? अंदर की चीज़ें देखनी है। कई बार एक्सरे और आपके जो और कौन से स्कैन्स होते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, उससे इतना अच्छा नहीं पता चल जाता, नहीं पता लग पाता। हमें एक्चुअल अंदर की जानकारी चाहिए होती है, वीडियो के थ्रू, फोटोग्राफ्स के थ्रू, कि अंदर क्या चल रहा है ना। तो कैसे पता लगाएं अंदर क्या चल रहा है ना, कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, बाहर नहीं आ रही है ब्लीडिंग, कैसे पता चले? तो क्या करें, यहाँ काटें, पेट को काट के निकाल के देखें फोटोग्राफी करके कि अंदर क्या चल रहा है? नहीं, क्या करा जाता है, एक फाइबर भेजा जाता है, जैसे माउथ के थ्रू फाइबर भेजा, जैसे लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो माउथ के थ्रू यही वाला फाइबर भेजा जाता है, उसके आगे लगा होता है छोटा सा कैमरा, ठीक है ना। कैमरे से वो जब अंदर जाता है तो वीडियोग्राफी से ये कनेक्टेड होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर टीवी स्क्रीन पे थ्रू डिफरेंट गैजेट्स, और जो भी अंदर चल रहा होता है वो टीवी पे आने लगता है। इस टेक्निक को हम कहते हैं क्या? एंडोस्कोपी। कई बार माउथ से डाला जाता है, या रास्ता बहुत दूर है तो डायरेक्ट कट करके भी वहां पे डायरेक्ट कैमरा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो ना? ऑप्टिकल फाइबर ही क्यों चुना? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर काफी पतले होते हैं। और दूसरे वीडियोग्राफी शादी वाले ले लो तार, तो वो डालोगे क्या तार? है नहीं ना, ठीक है ना, तो ये वाले डाले जाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हो गया आपका। तो लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? सेकंड लिख लो इन ऑप्टिकल फाइबर्स, सेकंड लिखो ऑप्टिकल फाइबर्स, और ऑप्टिकल फाइबर में दो एप्लीकेशन लिख लो, फर्स्ट इन टेलीकम्युनिकेशन एंड सेकंड इन एंडोस्कोपी, और ये डायग्राम बना लो। चलो, तो क्या है, आज के लिए एक टॉपिक पूरा हो गया है, आज के लिए इतना ही है, थोड़ा सा टाइम बचा है आपका, फ्री है। अगला टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का, गारंटेड जो कल मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम में आएगा ही आएगा।
डेरिवेशन के बेसिक्स बताने वाला हूँ, डेरिवेशंस कराने वाला हूँ। 5-5 नंबर की डेरिवेशन वो आती हैं, लंबी लंबी डेरिवेशंस हैं। और कल का टॉपिक अगले 2-3 दिनों के टॉपिक से कनेक्टेड होगा, 2-3 दिन तक वही टॉपिक्स रिलेटेड रहेंगे। तो कल का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, मिस मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? इस संडे के बाद, इस संडे मंडे की चीज का है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, गॉस थ्योरम तक तो बढ़िया करना, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।